Hello जी, very good evening everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं प्रॉपर्ली दिखाई दे रही हूँ? फटाफट से बता दीजिए। तो इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे जो कि है सेल का पार्ट 4। हो गया इंट्रोडक्शन। बताइए अब कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है तुम लोगों की तैयारी? रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि अभी भी बस चल रहा है काम? हाँ जी, बताइए। प्यारे दुलारों, आंखों के तारों, कैसा क्या सिनारियो चल रहा है भाई? पढ़ लिख रहे हो अच्छे से कि नहीं? हम्म, बढ़िया है जी, बढ़िया है। देखो अभी ना तुम लोगों के सिलेबस की शुरुआत हुई है। अभी तुम लोग ऐसे समझते हो कि यार चलो क्लास ले ली ना, वही बहुत बड़ी बात है। दिन भर में क्लास ले ली और उतने में ठीक है भैया, थक गए। लेकिन अभी से अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, अभी से आप हर क्लास में आने के पहले 5 मिनट रिवीजन नहीं करेंगे, तो बाद में जाकर बढ़िया भारी पछतावा तुम्हें होने वाला है। और जब तक तुम्हें इस चीज का एहसास होगा तब तक बेटा गाड़ी निकल चुकी होगी, है ना? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाए टाइम मैनेज करने के लिए? ये चर्चा भी हम कर लेंगे। ठीक है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। अब बेटा बात ऐसी होती है कि सबके लिए सिचुएशन अलग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि बेटा तुम 1 घंटे ये पढ़ लो, तुम 2 घंटे ये कर लो, तुम 1 घंटे ये एडिशनल कर लो, आधा घंटे ये कर लो, तो सबके लिए अलग अलग है यार। सबका कॉलेज का टाइमिंग अलग अलग है, सबका स्कूल का टाइमिंग अलग अलग है, जो भी है। तो इसके अकॉर्डिंग और बाकी सबके जो भी काम है वो सब अलग अलग हैं। तो ये चीज आपकी खुद की होती है। ठीक है, आप कितने भी ऐसे मोटिवेटिंग वीडियोस देख लो या फिर टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियोस देख लो, अल्टीमेटली जो चीजें होती है ना वो बहुत पर्सनलाइज्ड होती हैं। आपका लाइफ बाकी सारे बच्चों की लाइफ से अलग है। अब ये चीज, आप इतने बड़े हो गए हो, आपको अब ये पता है कि आपके जीवन में एम क्या क्या है, आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग खुले दिमाग से अच्छी तरह से ध्यान लगाकर ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें, हम क्या नहीं करें, हमें किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, हम कहाँ से कौन सी चीज ऐसी नहीं करेंगे जिससे हमारा थोड़ा एडिशनल टाइम बच जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज जो हमेशा बोलती हूँ ना, रिवीजन का तरीका। रिवीजन बेटा अगर तुम हफ्ते में एक बार करने बैठोगे ना, तो वो तुम्हारा एडिशनल टाइम खा रहा है ना? अब संडे को तुम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते थे, तो तुम क्या करो? अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना कि जब भी तुम फॉर एग्जाम्पल तुम आज जो भी पढ़ने वाले हो, मेरी अगली क्लास में आने से पहले 5 मिनट के लिए उस चीज को रिवाइज कर लेना। पहले भी मैंने तुम्हें ये बताया है। ऐसा करने से तुम्हें बहुत एडिशनल टाइम रिवीजन के लिए नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि बाद में अगर तुम बहुत दिनों का गैप एक बार ले आओगे ना, तो क्या होता है कि टाइम ज्यादा लगता है उन चीजों को रिकॉल करने में। अभी अगली क्लास तक तुम्हारे एकदम फ्रेश रहेगा दिमाग में, है ना? तुमने अभी अभी रिसेंट में ही पढ़ा है उस चीज को, तो रिवीजन में इतना वक्त नहीं लगता और दिमाग तुम्हारा उस चीज को लॉक 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 अल्ट्रा लॉक करता जाता है। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट तरीका है। देखो गधा मजदूरी करने के लिए तो वो है ही तुम्हारे पास में पूरा जीवन, लेकिन अभी पूरा जीवन नहीं है हमारे पास में, है ना? हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ओके, अब गर्मी मुझे भयानक लग रही है, 1 सेकंड रुको यार। ठीक है, तुम लोगों को याद है कंप्यूटर लैब्स में एसी होता था? स्कूल में सिर्फ एक कंप्यूटर लैब ही होता था जहाँ एसी होता था, बाकी कहीं भी नहीं होता था, है ना? अब क्यों ऐसा? क्योंकि जब सिस्टम्स चलते हैं, जब कंप्यूटर चलता है ना, तब बहुत भयानक गर्मी होती है। दिन भर से मैं पंखा बंद करके बैठी थी क्योंकि छींक रही थी, मुझे साइनोसाइटिस है। थोड़ा सा डस्ट कांटेक्ट में आ गई थी, दिवाली की सफाई चल रही है घर में। अब मैं छींक छींक के परेशान, तो मुझे लगा कि आज एसी नहीं चलाऊंगी, जबरदस्ती लगवाना पड़ा इस कमरे में एसी। क्योंकि अ, ये सिस्टम्स चलते हैं। मेरे सामने अभी एक टीवी है जिसमें मैं तुम्हारे कमेंट्स देख रही हूँ, ठीक है? नीचे यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, पीछे इंटरेक्टिव बोर्ड है, लाइटें लगी हुई हैं। तो इतने सारे सिस्टम्स की वजह से ना इतनी गर्मी हो जाती है कि दिन भर से जो मैं पंखे में नहीं बैठी थी, अभी मुझे जबरदस्ती एसी चलाना पड़ रहा है। और फिर ऐसे ठंडा गर्म होता है ना, तो फिर होता है बुखार। और बुखार क्यों होता है हमें, या फिर हमें ठंड क्यों लगती है, या फिर बुखार को यहीं से क्यों मापा जाता है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगी। अल्टीमेटली मेरे दिमाग में वो आ ही जाता है घूम फिर के कि क्या तुम्हें मुझे पिटारे में बताना है। तो ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें आज पिटारे में बुखार के बारे में ही थोड़ा बता दूंगी। हम्म, अच्छा आइडिया है।
ठीक है, तो अब सेल के पार्ट 4 के बारे में देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनल्स के बारे में समझा था। ऑर्गेनल्स का मतलब जो सारे वर्कर्स थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। एक वर्कर हमारा बचा हुआ है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, है ना। उससे पहले जरा और चर्चा करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फटाफट फटाफट से बताते जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्लांट सेल और यहाँ पे एनिमल सेल। इन डिफरेंसेस से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, बताते जाइए फटाफट से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बढ़िया है जी, बढ़िया है। हाँ जी, ये आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है सेल वॉल का। प्लांट सेल्स में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, यानी कि प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एनिमल सेल में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। उसके बाद में यहाँ पे जो वैक्यूल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे आप स्मॉलर लिख लीजिए। उसके बाद में एक चीज जो मुझे तुम्हें बतानी है, जैसे ऑर्गेनल के बारे में हम पढ़ने भी वाले हैं। एनिमल सेल में सेल डिवीजन के लिए जो वर्कर मदद करता है उसका नाम है सेंट्रियोल। सेल के डिवीजन में मदद करता है। प्लांट सेल के पास में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल के पास में अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के डिवीजन में मदद करते हैं, लेकिन सेंट्रियोल क्वेश्चन पूछा गया है एग्जैक्टली। सेंट्रियोल जो है बच्चे, वो आपका जो सेल डिवीजन में मदद करता है सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद होता है, ठीक है। ओके, बढ़िया। यहाँ तक हम लोगों को चीजें क्लियर हैं। तो अभी तक हम लोगों ने किस चीज के बारे में पढ़ा है? यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा है। यूकैरियोटिक सेल यानी कि जिसके पास में एक प्रॉपर न्यूक्लियस के आसपास में मेम्ब्रेन मौजूद थी, जिसके पास में ये सारे वर्कर्स मौजूद होते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, अभी नोट नहीं करना, जब नोट करना होगा तब मैं बता दूंगी। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो प्रिमिटिव है, जो पुराने जमाने का है, जो अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, एक ऐसा सेल जिसके पास में न्यूक्लियस जो है उसके आसपास में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिसके चलते जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुला साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल है, इसके आसपास में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है भैया। अब अगर न्यूक्लियस के पास में मेम्ब्रेन नहीं है, अगर मैनेजर के पास में मेम्ब्रेन नहीं है, तो भैया एक बात बताओ, अगर मैनेजर को खाना नहीं मिला तो बाकी सारे वर्कर्स को कैसे मिल जाएगा भैया? वो तो पहले इंश्योर ये करेगा कि बाकी सारे वर्कर्स मेरे नीचे, तो मुझे पहले खाना मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे बात यह है कि अगर न्यूक्लियस के पास ही मेम्ब्रेन नहीं है तो बाकी सारे वर्कर्स के पास में तो कैसे ही होगी? वो तो फिर दूर की बात हो गई। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास में ऐसा कोई भी वर्कर नहीं होता जिसके पास में मेम्ब्रेन हो। ये बढ़िया चीज आ गई है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में मेम्ब्रेन होती है, वो इसके पास नहीं होती। उसके बाद में गोल्जी एपेटस भी इसके पास में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास तो दो दो मेम्ब्रेन्स हैं, तो वो भी इसके पास में नहीं होती। उसके बाद में वैक्यूल के पास में मेम्ब्रेन होती है, तो वो भी इसके पास नहीं होता। यानी कि इसके पास में कोई ऐसा वर्कर नहीं होगा जिसके पास में मेम्ब्रेन होगी। लेकिन एक वर्कर इसके पास में ऐसा मौजूद होता है जो आपको यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, और वो क्या है? राइबोसोम, द प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। अब ये जो राइबोसोम है ये बेसिकली क्यों प्रोकैरियोट्स में मौजूद है जबकि और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मौजूद नहीं है? सिंपल सी बात, क्योंकि राइबोसोम के खुद के पास में कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, इसीलिए वो प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होता है, इसीलिए वो यूकैरियोट्स में भी मौजूद होता है। सिंपल सी बात, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर और कौन आता है? तो इसके अंदर आते हैं जितने भी तुम्हें बैक्टीरिया पता है, भले वो गुड बैक्टीरिया हो, भले वो बैड बैक्टीरिया हो, जो भी बैक्टीरिया तुम्हें पता है सारे के सारे आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऐसा करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें अभी पता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल का माइंड मैप बनाएंगे,
ठीक है, और एक उसका डायग्राम बनाएंगे। तो 2 पेज में हमारा प्रोकैरियोटिक सेल आज हम खत्म कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा माइंड मैप है। स्टार्टिंग से ही आज यही बनाते हुए चलेंगे। सेंटर में लिखेंगे आप प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चीजों को इसमें हम ऐड करते जाएंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है कि ये जो है इनके पास में नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही ढंग का मौजूद नहीं होता भैया। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। ओके, ये हो गया। इसके बाद में और क्या यहाँ पे आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा और हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। ये आपको कभी भी कोई भी ऐसा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा जो कि आपका प्रोकैरियोटिक होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चीज डाइवर्सिटी में दोबारा बाद में आएगी। ठीक है, तो दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। उसके बाद में जिस प्रकार हमारे हर एक सेल के पास में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल के पास में कितने होते हैं पता है? 1 क्रोमोसोम होता है इसके पास, सिर्फ ओनली अ सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद में एक ये भी एडिशनल पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे कि नो ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट विच हैव अ मेम्ब्रेन। ऐसी कोई भी वर्कर मौजूद नहीं होगी जिसके पास में मेम्ब्रेन मौजूद हो। ठीक है, नो ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट विच हैव अ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इसके पास में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, हाँ अभी उसकी चर्चा करेंगे। एक और चीज जो यहाँ पे आ जाती है कि इसके अंदर आते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया। ठीक है, और तुम्हें क्या लगता है बैक्टीरिया कितने शेप्स के मिलते होंगे? हजारों अलग अलग शेप्स के मिलते होंगे क्या बैक्टीरिया? तो ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ 4 शेप्स का मिलता है आपको नेचर में। भले ही हम कितनी वैरायटी है यार बैक्टीरिया की। जो हम दही में खा रहे हैं वो भी बैक्टीरिया है, जो हमारे पेट में मौजूद हैं वो भी बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद में जो इतने सारे बैक्टीरिया हमें बीमारी कॉज करवा रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा, ये भी सारे बैक्टीरिया हैं। तो मिला जुला कर सिर्फ 4 शेपों के बैक्टीरिया आपको नेचर में मिलते हैं। तो इनको मैं यहाँ पे बना देती हूँ। एक तो होता है बेटा जिसका शेप गोल होता है, इसको बोला जाता है कोकस। ठीक है, गोल को बोला जाता है कोकस, जैसे कि डिप्लोकोकस निमोनियाई, निमोनिया कॉज करवाने वाला बैक्टीरिया। उसके बाद में एक होता है ऐसा कॉमा शेप का, इसको बोला जाता है विब्रियो, जैसे कि विब्रियो कॉलेरी जो कि कॉलेरा कॉज करवाता है। उसके बाद में एक होता है ऐसा रॉड लाइक जिसको बोला जाता है बैसिलिस, यानी कि जो रॉड शेप का है, और लैक्टिक एसिड बैसिलिस। ओके, उसके बाद में एक आ जाता है ऐसा स्पाइरल शेप का जिसको बोला जाता है स्पिरिलम, जैसे कि लेप्टोस्पिरिलम। तो ये 4 ही शेप हैं जिनमें आपको बैक्टीरिया मिलेगा, और किसी शेप में आपको नहीं मिलता। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बच्चे, अनमोल, वो ब्लू ग्रीन एल्गी नाम उसका एल्गी है क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, ओके जी, ओके। अब बैक्टीरिया के बारे में एक एडिशनल पॉइंट, एक खास पॉइंट मुझे तुम्हें ये बताना था। तुम मुझे ये बताओ कि बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? बताना मुझे जरा। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बेटा एक ऐसा सेल जिसके पास में न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, प्रिमिटिव है, पुराने जमाने का है, प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? बताओ भाई।
ढूंढना पड़ रहा है तुम लोगों को। माइकोप्लाज्मा क्या बोल रहे हो? मैं पूछ रही हूँ सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। फंगस में काइटिन की, प्लांट्स में सेलुलोज की, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है। ओके जी, ओके। लेकिन 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 यहाँ पे हमारे पास में एक एक्सेप्शन आता है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बायोलॉजी कम है क्या भैया? तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ना, वो एक बैक्टीरिया ही है, लेकिन उसके पास में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। नो सेल वॉल। ये एक एडिशनल पॉइंटर है, एक्सेप्शन है, इसीलिए पूछा भी जाता है। ठीक है। तो ये हमारी चर्चा हो गई। अब ऐसा करते हैं, हम बैक्टीरिया का डायग्राम बना लेते हैं। अब आप मेरे साथ साथ में ड्रॉ करते जाएंगे इस डायग्राम को। हाँ जी। आपको ऐसा ड्रॉ नहीं करना है कि उसको म्यूजियम में लगा दिया जाए। ऐसा ड्रॉ करना है कि खुद को समझ में आ जाए अगले दिन। है ना? नहीं तो बोले कि ये बायोलॉजी वाली मैडम है, आ गई हैं डायग्राम बनवा रही हैं, जीवन काल में हमें टीचर हमारे नहीं बनवा पाए, स्कूल में डायग्राम ये बनवाएंगी। तो बेटा हाँ, ऐसा बनवाऊंगी कि तुम्हें खुद को समझ में आ जाए। ठीक है। तो बैक्टीरिया के आसपास में 3 दीवारें होती हैं। हमने तो 2 ही पढ़ी हैं यार। हमने तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ी है, ये तीसरी कहाँ से आ गई है यहाँ पे? तो तीसरी भी बताऊंगी आज मैं क्या बताऊंगी, होती है बैक्टीरिया में तो पढ़नी पड़ेगी। है ना? तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, अब देखो यार, मुझे एकदम तरीके से ऐसे बनाना पड़ता है प्रॉपर ओवल, क्योंकि तुम इतने सारे बच्चे हो, मुझे तुम सबको बताना है। यानी कि मेरा तो म्यूजियम में ही लग रहा है ना, मेरा तो यहाँ पे डायग्राम तुम सारे बच्चों को विजिबल हो रहा है, लेकिन तुम्हारा डायग्राम सिर्फ तुम्हें ही विजिबल होगा, तो सिर्फ तुम्हें ही समझ में आना चाहिए। तो ओवल में एकदम तुम्हें क्लैरिटी लाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से 3 लेयरें तुम बना सकते हो, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये तो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई, हम जानते हैं यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है, सब में मौजूद होती है, तो बैक्टीरिया का है पीछे रह जाएंगे भाई। इसके बाद में मौजूद होती है आपकी सेल वॉल। और सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, ये चीज हम जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में सबसे बाहर ये जो एडिशनल लेयर है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले जरा सेल वॉल को भी हम समझ लेते हैं, है ना? सेल वॉल के बारे में थोड़ा एडिशनल समझ। 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। क्वेश्चन इनके ऊपर भी आया है, इसीलिए ये थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो यार, बायो में ना सिलेबस पूरा अथाह सागर है, तुम्हारे शरीर के बारे में समझना शुरू कर, लेकिन मैं तुम्हें वही चीजें बताऊंगी, इस पे तुम बहुत अच्छी तरह से भरोसा कर सकते हो, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी गई है कभी ना कभी। ठीक है। जो तुम्हारा एग्जामिनर आगे पूछ, तो वही चीजें पढ़ाऊंगी, तो कभी ऐसा लगे कि हाय तो भाई पढ़ना पड़ रहा है, ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो अपने दिमाग में ना जरा ये सोच लेना कि ऐसा एग्जामिनर भी सोच, तो क्यों सिलेक्ट, तो क्यों सिलेक्ट। है ना? ओके। हाँ जी, हाँ जी। वही देख रही हूँ मैं। हो जाएगी सही। अभी ठीक है? अभी बेटर है बच्चे? अभी इज इट फाइन? चलिए, अभी बेटर है? अभी तो यार बेटर होगी। क्या बच्चा? बढ़िया है। चलिए अब देखिए।
दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इनको क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि एक स्टेन होता है। स्टेन का मतलब क्या होता है? स्टेन का मतलब होता है बेटा डाई। जैसे कपड़ों में डाई करते हैं ना, इसी प्रकार से दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक जो डाई को पकड़ के रख लेते हैं, है ना, और एक ऐसे होते हैं जो डाई को पकड़ नहीं पाते, है ना। डाई को पकड़ नहीं पाते यानी कि उनमें जरा सा तुम अल्कोहल से उनको धोगे, वो धुल जाएगी डाई, वो पकड़ के नहीं रख पाते। तो ये दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं तो बेटर होगा। 3D। अभी नहीं आएगा। हाँ जी। तो कुछ इस प्रकार का होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसी पूरे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हमें समझना है। अगर हम इसका कट सेक्शन देखें तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी हम एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं अभी बता रही थी तुमको सेल वॉल के बारे में। हाँ जी। तो ये दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो जिनकी सेल वॉल कुछ इस प्रकार की दिखती है और एक ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब इस चीज को हम जरा देखते हैं। क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाम पॉजिटिव मैंने क्यों बोला है? पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो अपने अंदर स्टेन को पकड़ के रख लेते हैं। पॉजिटिव यानी कि उनने पकड़ के रख लिया स्टेन, है भैया। अब ये भी दिक्कत आ रही है। मैंने बोल दिया है चेक करने के लिए, वो चेक कर रहे हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्रकार के बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया के सेल वॉल को हम डिटेलिंग में समझने की बात कर रहे हैं कि डिटेल में वो किस प्रकार की दिख रही है हमको, हम जूम करें तो मैंने क्या बताया था, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो कि बहुत ज्यादा स्टेन को पकड़ कर रख रहे हैं, जिनको अगर अल्कोहल से भी घिस घिस के धो रहे हैं तो भी वो स्टेन निकल नहीं रहा है, वो एकदम पकड़ के रखा हुआ है स्टेन। क्यों पकड़ के रखा हुआ है, इस चीज को समझना। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक ग्राम पॉजिटिव है, इसमें ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी सबसे नीचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी। ठीक है। अब बारी आ जाती है पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर की, यानी कि अब बारी आ जाती है सेल वॉल की। ठीक है। तो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव वाले में एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर नहीं होती, 30-40 लेयर्स ऐसे मौजूद। इतनी मोटी पेप्टिडोग्लाइकिन की सेल वॉल होती है, इसीलिए तो इतनी मोटी लेयर होती है, इसीलिए तो वो स्टेन को अच्छी तरह से पकड़ के रख लेती है। यही अगर मैं ग्राम नेगेटिव की बात करूं तो ग्राम नेगेटिव में सिर्फ 2-3 परतें होंगी और उसके बाद में एक बाहर एक एडिशनल मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है। लेकिन पेप्टिडोग्लाइकिन की जो थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया स्टेन को पकड़कर कितना ज्यादा रख पाएगा। तो इस डायग्राम को तुम्हें ड्रॉ करना है और यहाँ पे तुम लिख लोगे ग्राम पॉजिटिव वाले में कि इट हैज अ थिक पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर। पेप्टिडोग्लाइकिन यानी कि जो सेल वॉल बना रहा था भैया। और यहाँ पे बात करें ग्राम नेगेटिव में तो थिन पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर, थिन सेल वॉल। ठीक है, बस इतना सा हम लोगों को लिखना है, ये हमें क्लियर हो गया है। अब देखो यहाँ पे
ये दिख रहा है, ये ग्राम पॉजिटिव वाला है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की थिकनेस दिख रही है, ये कितनी ज्यादा मोटी है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ग्राम नेगेटिव में कितनी पतली सी लेयर है। बस यही आपका डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो ये है सेल वॉल के हिसाब से दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, इनको यहाँ पे लिख लेंगे, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम, ठीक है भैया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आ जाती है आपकी सबसे बाहरी वाली जो लेयर है, ये क्या एडिशनल, क्योंकि ये हम लोगों ने अभी तक तो कहीं भी पढ़ी नहीं है। तो सबसे बाहर वाली एडिशनल लेयर का क्या नाम है, तो इसका नाम है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। सिर्फ बैक्टीरिया में देखने को मिलती है और कहीं देखने को नहीं मिलेगी ये ग्लाइकोकैलिक्स आपको, ठीक है। तो अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये बैक्टीरिया की जो सबसे बाहरी लेयर है, ये या तो एकदम पत्थर की तरह कठोर हो सकती है, या तो एकदम चिपचिपी सी हो सकती है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे इसको दो तरीके हैं, एक तो कैप्सूल या फिर चिपचिपी यानी कि स्लाइमी यानी कि स्लाइम लेयर। तो किस प्रकार से ये मौजूद होती है इसको भी जरा हम देख लेते हैं। ये देखो, इसमें देखो सबसे बाहरी वाली जो परत है वो एकदम पत्थर की तरह कठोर है, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे तुम देखो तो ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने तेल लगा दिया हो, ये ऐसा चिपचिपा सा कोई मटेरियल लगा दिया हो। तो बाहरी सबसे बाहरी परत या तो कठोर हो सकती है या तो ऐसी चिपचिपी सी हो, ठीक है, ये हमारा डन है। तो अब ये जो तीनों चीजें हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, ये तीनों मिलके आपके सेल का एनवेलप बना रही हैं, यानी कि एक एनवेलप जिसके अंदर पूरा का पूरा सामान है, सिंपल सी बात। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, थ्री कप सेल एनवेलप। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो जरा मुझे बताइए, उसके बाद में हम आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी, ऑल सॉर्टेड। अगर डाउट है तो क्या डाउट है ये आपको बताना है साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना। बढ़िया, ओके, ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है लेकिन उसके आसपास में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं हो। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियस बोल ही नहीं सकते भैया। न्यूक्लियस बोलेगा कि मेरी तौहीन हो जाएगी, तुम उसको भी न्यूक्लियस बोलोगे, उसके पास तो प्रॉपर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो उसको तुम न्यूक्लियस मत बोलो। तो बोला कि ठीक है भैया, न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, कुछ और बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना बोलने की जगह न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा एरिया जो कि बेसिकली न्यूक्लियस ही है, बस उसकी दीवार नहीं है, तो न्यूक्लियस की जगह उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ये तो रहा हमारा नॉर्मल वाला, इसके पास में एक एडिशनल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों है, अब इस चीज को समझना। ये क्या है बच्चे, दिस इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में मौजूद है ना, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, इससे एडिशनली मौजूद है, एक्स्ट्रा में मौजूद है, ठीक है, सर्कुलर है शेप में, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, और इसका नाम क्या है, प्लास्टिड, प्लाज्मिड नहीं है, प्लास्टिड बोला जाता है इसको, ठीक है, दिस इज द प्लास्टिड। अब इस प्लास्टिड का काम पता है क्या है, बहुत सारे काम होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये क्या भला है भैया, अब ये क्यों न्यूज में भी है, इस चीज को भी समझना, करंट अफेयर से कनेक्ट करते हुए इस चीज को हम लोग चलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई बैक्टीरियल बीमारी हुई, तुम गए डॉक्टर के पास में, अब डॉक्टर साहब ने लिख कर दी तुम्हें दवाई का 3 दिन का या 5 दिन का डोज होना या एंटीबायोटिक्स का। अब तुमने बोला कि चलो क्या, ये तो डॉक्टर हमेशा लिखते दवाइयाँ लिख देता है, इतना महंगा खर्चा दवाई का, चलो ठीक है। तुम गए घर पे, तुमने 1 दिन दवाई ली,
दूसरे दिन भी दवाई ले ली, अब तुमको एकदम आराम लगने लग गया। तो तुमने बोला कि अब ये बची हुई एक दिन की दवाई क्यों ले हम। प्लाज्मिड, मैंने उल्टा लिख दिया ना। हाँ, ये गलती हो जाती है, मुझे माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्लाज्मिड आएगा। और बहुत 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 धन्यवाद मुझे करेक्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। तो अब बात आ जाती है यहाँ पे कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी आभारी रहूंगी, जब आप सिलेक्शन के बाद मुझसे मिलने आएंगे तब हाथ जोड़ के आपसे आभार व्यक्त करूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो हम बात कर रहे थे कि अभी भी ग्लिच आ रहा है वॉइस में, अभी भी दिक्कत आ रही है वॉइस में। क्लियर है? हाँ अर्चना, दोनों में होगा ग्लाइकोकैलिक्स। तो क्लियर है ना? नो बोल रहे हो, यस बोल रहे हो, तो ये भी लिख दिया करो कि नो क्लियर नहीं है कि नो क्लियर है ना? तो मैं थोड़ा कंफ्यूज आ जाती हूँ भैया कि तुम नो में यस में क्या बोल रहे हो। ओके, क्लियर है। तो हाँ, तो तुम महाशय, तुमने क्या किया कि तुमने 2 दिन जो है एंटीबायोटिक्स ली। अब तीसरा दिन जब था, तुमने बोला कि यार अब ना आवश्यकता पड़ नहीं रही एंटीबायोटिक लेने, क्योंकि अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, अपने शरीर पे ना थोड़ा एहसान कर देते हैं कि अब शरीर बेचारा, उसकी को इतनी दवाइयां नहीं डालनी चाहिए शरीर में, तो ऐसा करते हैं कि आज नहीं लेते हैं। 2 दिन में सही हो गए तो छोड़ दिया एंटीबायोटिक्स तुमने। अब ये तो तुम्हारी कहानी है। अब बैक्टीरिया की नजरिया से तुम कहानी सुनो क्या हो रहा है। अंदर बैक्टीरिया का पूरा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तुमने एक दिन एंटीबायोटिक ली, 2 दिन एंटीबायोटिक ली, वो 80% जो बैक्टीरिया थे वो मर गए। 20% बचे हुए हैं। अब 20% तुम्हें इतना ज्यादा बीमार फील नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 20% बचे हैं। अब वो भैया गुस्से में हैं, क्योंकि किसी का परिवार में से कोई, किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी का पापा चले गए, किसी गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड मर गए। तुमने एंटीबायोटिक लेकर मार दिया, तो अब वो सारे गुस्से में है कि इस इंसान ने हमें मारा। ठीक है, तुम्हें नहीं पता, तुम बढ़िया एकदम फील कर रहे हो कि हाँ सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया, फीवर वीवर चला गया है। लेकिन वो जो 20% बैक्टीरिया थे, अब वो है खुन्नस में, और अब वो बनाना शुरू करेंगे ढाल। किसके अगेंस्ट? उन्होंने ये देख लिया ना तुमने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था, तब वो उसी हथियार के अगेंस्ट अब ढाल बना लेंगे। है, ढाल बनाया और उनने फिर क्या किया, रेप्लिकेट करना शुरू किया। अब वो जो 20% थे वो दोबारा से 100% हो चुके। ठीक है भाई, अब दोबारा से तुम बीमार पड़ोगे, लेकिन इस बार उनके पास में उस तलवार के लिए ढाल है जो तुमने पिछली बार इस्तेमाल करी थी। क्योंकि अब भैया उनने गुस्से में आए थे वो, तो अब जब तुम वो सेम एंटीबायोटिक खाओगे तो क्या तुम्हें असर होगा? नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ढाल बना ली। एंड दिस इज नोन एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब एंटीबायोटिक जो ये रेजिस्टेंस है, ये बैक्टीरिया कैसे डेवलप करता है? ये जो ढाल बना रहा है, ये इस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए की वजह से बना रहा है। ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, क्लियर है? तो इस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए का काम क्या है? बैक्टीरिया को ढाल बनाने में मदद करना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करवाना। अब मैंने तुम्हें ये बोला था कि इसको करंट अफेयर से कैसे रिलेट करें भैया। तो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, एक ऐसी बीमारी है जिसको हम 2025 तक इंडिया से काफी हद तक हटाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये आपकी बैक्टीरियल बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस भी। इसमें भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, 6 महीने का कोर्स दिया जाता है एंटीबायोटिक्स का। अब कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक्स को रेगुलरली नहीं ले रहे। हमसे भैया 3 दिन की नहीं ले जा रही, उनको हम बोल रहे हैं कि तुम 6 महीने एंटीबायोटिक्स ले लो, तो नहीं ले पा रहे। तो इसीलिए टीबी वाले पेशेंट्स के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट चलाया जाता है जिसको बोला जाता है डॉट्स ट्रीट। सुना होगा तुम लोगों ने। डॉट्स ट्रीटमेंट का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट में क्या किया जा रहा है कि ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो पेशेंट जो है वो प्रॉपरली अपनी दवाइयां ले रहा है कि नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर उसने दवाइयां बीच में छोड़ी तो फिर क्या हो जाएगा, उसका शरीर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, फिर तुम उसको दे दो दवाई, तब भी वो टीबी सही नहीं होगा, है ना? तो फिर ऐसे कैसे हटाओगे भैया तुम भारत से टीबी? तो अगर टीबी हटाना है तो जिनको टीबी है उनको सबसे पहले हमें एकदम सही करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो अपनी एंटीबायोटिक प्रॉपर वक्त से ले रहे हैं कि वो नहीं ले रहे हैं।
ओके, तो ये आपका डॉट्स ट्रीटमेंट होता है। और टीबी के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडिया के द्वारा? तो वो चलाया जा रहा है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। ओके, इतना क्लियर है? तो क्या है काम प्लाज्मिड का, प्लास्टिड का नहीं, क्योंकि प्लास्टिड तो फोटोसिंथेसिस करवाता है। मैम कंफ्यूज आ गई थी, बच्चों ने सुधार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लाज्मिड बोला जाता है। अब तुम नहीं भूलोगे कि हाँ देखो बेटा, जब तुमसे गलती होती है तब तुम भूल जाते हो, जब टीचर से गलती होती है तब तुम याद रखते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें एग्जाम तक याद रहेगा कि मैम ने गलती करी थी, तो अब हम गलती वो नहीं करेंगे। याद रखोगे प्लाज्मिड? ठीक है, हाँ जी, पता है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एरेडिकेशन। हाँ बिल्कुल सही। इतना हो गया, सॉर्टेड हो गया। चलिए बढ़िया है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब मैंने तुम्हें ये बोला था कि इसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ये सब इसके पास में कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन इसके पास में राइबोसोम्स मौजूद हैं, राइट? तो ये बना दिए मैंने राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का यहाँ पे क्या काम होगा? राइबोसोम्स का काम होता है भैया प्रोटीन बनाने का। हाँ जी, हाँ। तो कुछ तो फर्क होगा यार, ऐसे ही थोड़ी ना कि यूकैरियोटिक में जो है वही प्रोकैरियोटिक में भी आ जाएगा, थोड़ा तो लेवल का डिफरेंस होना चाहिए। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। तो अब बात करते हैं जरा राइबोसोम की। 3 से 4 टाइम्स पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? राइबोसोम्स, जिनका काम है प्रोटीन बनाने का। वहां भी प्रोटीन बनाते हैं, यहाँ भी प्रोटीन बनाते हैं। फर्क क्या है, ये चीज हम। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो दो सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। दो सब यूनिट्स यानी कि दो हिस्सों का बना हुआ है भैया, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, दो हिस्सों का ये बना हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई यूनिट से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तुम्हें ये मीटर और केजी ये सब तो तुम्हें पता है। एक नई यूनिट तुम्हें बताती हूँ, और उस यूनिट को डिनोट किया जाता है एस से। ठीक है, अब ये एस का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या फिर सूडबर्ग यूनिट। अब ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या सूडबर्ग यूनिट, इसका मतलब क्या है? इस चीज को देखते हैं। तो ये बेसिकली घनत्व बता रही है। घनत्व का मतलब किसी भी चीज की डेंसिटी होती है ना, तो ये डेंसिटी बता रही हो। मेजरली मेजरली तुम इसको इस तरह से समझ सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हारा मैथमेटिक्स नहीं चलता भैया। मैथमेटिक्स और बायो का तुम्हें पता है कि कितना 36 का आंकड़ा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी मैथमेटिक्स चलता नहीं है। यहाँ पे जो दो सब यूनिट्स है ना, अब उन दोनों सब यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सब यूनिट 50s है, ये सब यूनिट 30s है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 70s का होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर यू कैरियोटिक की हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है 60s प्लस 40s, जो कि मिलाकर आपका 80s बनाते हैं। अब अगर तुम मुझसे ये पूछोगे कि भैया 50 प्लस 30 मैम 80 होना चाहिए, यहाँ पे 70 हुआ तो हुआ कैसे? तो बेटा यहाँ पे हम मास की या फिर लेंथ की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे मैथमेटिकल एडिशन होता है 70s तो होता है, याद रख लो। ठीक है बच्चे, क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर लेते हैं हम लोग अपने डायग्राम में ही। राइबोसोम्स कैसे होते हैं यहाँ पे? 70s होते हैं। है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना यूकैरियोटिक के अंदर, कैरियोट्स के अंदर 80s होते हैं। 80s कैसे बनते हैं? 60 प्लस 40। ठीक है, और 70s में यहाँ पे लिख लेना 70s कैसे बनता है? 50 प्लस 30 से बनता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गई है। ओके, तो राइबोसोम्स भी अब यहाँ पे हो गए। अब अगला चीज समझो। कभी कभार ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ अपने आप का एक्सटेंशन कर लेती है, अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या ये फोल्डिंग का नाम है? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग है, और इस इनफोल्डिंग का नाम क्या है? डोजो। बेटा मानसी, मानसी लिख रही हो है ना? आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारा नाम गलत प्रोनाउंस किया। बायो पढ़नी पड़ रही है तो बेटा पढ़नी तो पड़ेगी। तुम स्पीकर लगा कर रो लो, तुम गा लो, तुम माइक पे चिल्ला लो कि भैया पढ़नी पड़ रही है, हाय तौबा पढ़नी पड़ रही है, तो पढ़नी तो पड़ेगी, है ना? नहीं तो एग्जामिनर भी बोला इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, तुम बोलोगे हाँ हाँ।
सेलेक्ट कर लो, है ना। वो क्या बोलेंगे, ना नहीं कर रहे। तुम भी ऐसे ही कर सकती हो बायो के साथ में, है ना। तो बायो पढ़नी पड़ रही है तो पढ़नी तो पड़ेगी बेटा, झक मार के तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। तुम रो के पढ़ो, तुम गा के पढ़ो, तुम्हें जैसे पढ़ना है पढ़नी तो पड़ेगी, है। दूसरों से आगे निकलना है, अगर नहीं पढ़नी है तो एज योर विश, है ना। लेकिन ये चीज कमेंट सेक्शन में लिखने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा डाउट तो है नहीं कि मैं जिसको रिजोल्व कर दूं। ये सेम चीज दूसरे बच्चों के लिए भी अप्लाई होती है ना। तो हमें यहाँ पे ऐसे रोना नहीं है ना। रोना है तो पर्सनली रोना है, ऐसे पब्लिकली कोई मतलब नहीं है। ओके, चलो। तो ये मीजोजोम हो गया, और ये मीजोजोम किस चीज का एक्सटेंशन है? हाँ जी बताओ, किस चीज का एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। क्या काम है इसके? तो काम याद रखने की हमें आवश्यकता है नहीं, है ना, क्योंकि पहले जो काम है इसके वो आए नहीं है, और ना मुझे लगता है कि आगे जाकर आएंगे। मेनली तुम इसको ऐसा समझो कि ये सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं, सेल को रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजों में ये काम करते हैं। इसका कोई एक स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है जो पूछा जाए। बस इतना याद रखना कि मीजोजोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता था? वैक्यूल वही खाली डिब्बा, बोनवीटा के खाली डिब्बे मेरे घर पे जिसमें दालें भरी हुई रहती हैं। बताओ, वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या था? नोट्स में से ही देखकर बता दो यार, बताओ बताओ। फर्स्ट फाउंड एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सा है? इसके बारे में पिटारे में देखें। सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज कैसे करी गई थी पता है ना तुम लोगों को? पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे खोज करी थी? इंटरेस्टिंग सी चीज, टोनोप्लास्ट। वेरी नाइस। तो यानी कि इसके पास में स्टोरेज के लिए वैक्यूल भी नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूल के पास में तुमने, जैसा कि तुमने बताया है महारथियों ने, कि टोनोप्लास्ट मौजूद होती है, यानी कि वैक्यूल की जगह इसके पास में कुछ और होगा जो स्टोरेज का काम कर रहा होगा। स्टोरेज की आवश्यकता है तो होती है यार, हमारे घर में अलमारी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? तो उसी प्रकार से यहाँ पे स्टोरेज के लिए कुछ चीजें मौजूद होती हैं जिनको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। एक दो बार पढ़ोगे, अगर टाइम से रिवीजन कर लोगे, तो ये शब्द ऐसे हैं जो तुम्हें याद आ जाएंगे एग्जाम में, भरोसा रखना, है ना। एग्जाम में याद आ जाता है। तुम्हारा एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है कि तुम पीछे वाले से बोलो कि भाई एक शब्द बता दे, बस एक शब्द बता दे, पूरा आंसर लिख लूंगा मैं। तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जहाँ तुम्हारे सामने आंसर लिखा होगा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा कि प्लीज मुझे टिक कर दो, तुम्हें याद आ जाएगा यार, घबराना नहीं है ना। इंक्लूजन बॉडीज जिनका काम क्या होता है? स्टोरेज का काम होता है। बायो सिर्फ रिवीजन मांगती है, नंबर फ्री में देती है। ओके, चलिए, ये हमारा हो गया इंक्लूजन बॉडीज, मीजोम, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो, इसकी पूरी सरफेस पे, बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पे इस प्रकार से छोटे छोटे से हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं। ये देखा हूँ 3D में, आ गया। ये छोटे छोटे से हेयर लाइक एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, ये पूरे में, ये पूरे में, इनकी मैं बात कर रही हूँ, है ना। ये क्या है? इनको बोला जाता है बेटा पिलाए या फिम्ब्रिए। पिलाए अलग है, फिम्ब्रिए अलग है, ठीक है। ये दोनों ऐसे छोटे छोटे एक्सटेंशन है। काम क्या होता है इनका? काम इनका होता है, किसी भी सरफेस से अगर बैक्टीरिया को अटैच होना है ना, तो उस सरफेस से अटैच होने में ये मदद कर देते हैं, किसी भी सरफेस से लगने में ये मदद कर देते हैं, ठीक है। तो इनको पिलाए या फिर फिम्ब्रिए बोला जाता है। ना सिलिया बोला जाता है ना विलाए बोला जाता है, वो अलग जगह आएगा बच्चा, ठीक है। ये पिलाए या फिर फिम्ब्रिए इनको। अब देखो, अब आखिरी चीज हमारी बच जाती है, इस प्रकार की जो पूंछ निकली हुई थी बैक्टीरिया की, यहाँ देखा था, ये दिख रही है पूंछ पीछे, वो वहां पे, है ना। इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो पूंछ बनी हुई है इसको बोला जाता है फ्लैजेला। और ये जो फ्लैजेला है ये मूव करवाता है बैक्टीरिया को, मूवमेंट में मदद करता है ये, ठीक है। तो ये आपका बैक्टीरिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो अगर मैं अलग अलग पेजेस पे तुमको पढ़ाती, एक पेज पे लिखा हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स और ये और वो, तुम पलटते पलटते ये सो जाते, है ना। इस डायग्राम को तुम 2-3 बार देख लोगे, तुम्हारे दिमाग में एकदम छप जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है यहाँ तक? हाँ जी प्यारे दुल्हारू, क्वेश्चन करोगे?
बताओ, क्वेश्चन करें कुछ? हम लोगों ने एक तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा माइंड मैप बनाया है और डायग्राम बनाया है। चलिए, अरे हाँ, फ्लैजला का जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा देखो। 3D में भी है मेरे पास में, तो इंटरेस्टिंग लगेगा तुमको। अब देखो, जैसे कोई भी जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तब उसकी नींव रखते हैं ना जमीन के नीचे, है ना? तो उसी प्रकार से जो ये फ्लैजला निकल रहा था ना, इसकी भी एक नींव होती है अंदर। ये क्या बनाई है? ये मैंने बैक्टीरिया की दीवार बनाई है, ठीक है। दीवार के अंदर एक ऐसी नींव लगी हुई होती है, उस नींव से एक ऐसा हुक निकला हुआ होता है, ऐसा हुक, ठीक है। और इस हुक से इस प्रकार का एक थ्रेड निकला हुआ होता है, तो ये फ्लैजला का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला, ठीक है। ये क्या है जो बेस पे मौजूद है, उसको तुम क्या बोलोगे? टॉप बॉडी? नहीं भैया, बेस पे मौजूद है तो तुम बेसल बॉडी बोलोगे इसको, है। उसके बाद में ये क्या लगा हुआ है? दिस इज द हुक। हुक है तो हुक ही बोलोगे। और ये क्या है? दिस इज फिलामेंट, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है फ्लैजला का। ओके, अब देखो कहाँ गया फ्लैजलम। ये देखो, ये बेसल बॉडी है, ये हुक है, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर जो वहां पे व्हाइट कलर का घूम रहा है वो आपका फिलामेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, आप फ्लैजला का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको छोटे में साइड में लिख लेना, जरूरी है। जो माइंड मैप में जगह बची हुई थी ना, यहाँ पे इस जगह पे आप फ्लैजला का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और उतने में तुम्हारा काम हो जाए। ओके जी, ओके। चलिए फिर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पे बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। गियर जैसा नहीं है बेटा, गियर हम लोगों ने ये नेचर से ही पूरा का पूरा पढ़ पढ़ के बनाया है। गियर इसके जैसा ही है, बोलो। नेचर में कितनी बेहतरीन होती है चीजें। फ्लैजला एक ही होता है? नहीं बेटा, फ्लैजला बहुत सारे भी हो सकते हैं। फ्लैजला एक भी हो सकता है, फ्लैजला दो भी हो सकता है, सब में अलग अलग होता है। सारे बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, वो अलग अलग नाम हो जाते हैं फिर उनके, है ना, अकॉर्डिंग टू कि उनका फ्लैजला कित कैसे मौजूद है, दोनों साइड्स में मौजूद है या पूरे में मौजूद है तो पेरिट्राइकस बोला जाता है। तो वो अलग अलग है, उतना डिटेलिंग में हमें जाने की आवश्यकता है नहीं। ओके, तो विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यस। तौबा तौबा, तुम्हें बिल्कुल भी भगवान का खौफ नहीं है, हैं? तुम ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो। न्यूक्लियस होता है, ये तो बेसिक डेफिनेशन थी कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह कुछ और होगा, क्योंकि न्यूक्लियस नाम हम दे ही नहीं सकते। भगवान से तो डरो, मुझसे नहीं डर रहे हो। मुझसे तो खैर डरते ही नहीं हो तुम, समझे? न्यूक्लियस नहीं होता है इसके पास में। न्यूक्लियस की जगह क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ओके, राइबोसोम्स होते हैं क्या इसके पास में? तो राइबोसोम्स तो होते हैं, कौन से वाले होते हैं? 70S होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन में तो सही में तुम्हें खौफ खाना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन जो है ये तो यूनिवर्सल है, ये तो सब में होती है। साइटोप्लाज्म क्यों नहीं होगा भैया? साइटोप्लाज्म तो होगा ही अंदर, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, साइड में लिख लेना कि आज ये गलती हो गई, अब जीवन काल में कभी गलती नहीं हो पाए ऐसी। अगला, which organelle is responsible for the synthesis of proteins in prokaryotic cells? बेटा, होता है न्यूक्लियस, उसको नाम दूसरा दिया जाता है ना, तो न्यूक्लियस रहा ही नहीं, वो नाम उसको दूसरा दे दिया है तो।
ओके जी, ओके, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइबोसोम्स, है ना? क्योंकि न्यूक्लियस, गोल्जी apparatus या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कुछ भी होता ही नहीं है प्रोकैरियोट्स के पास में, एक ही चीज होती थी उसमें। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स इज ट्रू? इशिका, बच्चे रिफ्रेश कर ले, अगर कुछ भी बच्चों के पास में पोल जा रहा है ना, यानी कि मेरी तरफ से सही है, आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। बेटा, अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो क्यों इतना बतिया रहे हो? एक अटेम्प्ट में अगर हो जाएगा तो जी को तसल्ली नहीं मिलेगी क्या तुम्हें? तो बातें मत करो ज्यादा, आंसर्स दो फटाफट फटाफट। ओके, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, कौन सा यहाँ पे सही है स्टेटमेंट? दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। शो द रिजल्ट्स 54.38, जरा देखें तुमने कहाँ गलती करी। दे लैक द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये आपका सही है। दे हैव अ न्यूक्लियस, गलत कर दो। दे आर टिपिकली लार्जर इन साइज द न्यूकैरियोटिक सेल्स, तो नहीं, ये छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। और दे आर ओनली फाउंड इन मल्टी सेलुलर, तो नहीं भैया, ये सिर्फ यूनिक सेलुलर होते हैं। तो अब क्या करोगे तुम? अब यहाँ पे माइंड मैप में एक चीज और ऐड कर लोगे। दे आर स्मॉलर इन साइज, यू कैरेट से साइज में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, और यू कैरेट से ज्यादा जल्दी डिवाइड करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बैक्टीरिया डिवाइड करता है बेटा। तो दे रैपिडली डिवाइड एंड दे आर स्मॉलर इन साइज, ये दोनों पॉइंटर्स भी ऐड कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में आपको मिलेगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइबोसोम्स, दोनों में मिलते हैं, बस अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। तो देखो तुमसे ये हो रहे हैं ना क्वेश्चंस इतनी आसानी से, है ना? इसके बाद में जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज फाउंड इन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके जी, ओके, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज साइटोप्लाज्म में वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या गलती हुई है, कैसे गलती हुई है? तो राइबोसोम तो और सेल मेम्ब्रेन तो तुम हटा दो, इनके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल घुसा हुआ होता नहीं है। इन दोनों में हमें कंफ्यूजन हो सकता है। अब इन दोनों के कंफ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में, तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ होता है क्या जेनेटिक मटेरियल? या फिर राइबोसोम के अंदर घुसा हुआ होता है? कहाँ होता है भैया? साइटोप्लाज्म में ही होगा। अगर एलिमिनेट करोगे तो आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, which one among the following is the source of energy in cells? बढ़िया।
सही जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। अभी 2 पेपर पहले पूछा गया था एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, एटीपी होती है। बस ये हो गया हमारा, सॉर्टेड हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो प्रोकैरियोट्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आया है हम लोगों को। तो ऐसा करते हैं, अब जरा हम लोग रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। अब इस रैपिड फायर में मैं क्या करूंगी, तो मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी, है ना। मैं एक चीज लिखूंगी और बोलूंगी कि इसका जस्ट एक वर्ड में तुम्हें आंसर देना है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो शुरू करें, शुरू किया जाए रैपिड फायर। तैयार हैं तो लिखिए रेडी। तो फिर मैं फटाफट फटाफट से तुम्हें क्वेश्चंस दूंगी, तुम्हें वन वर्ड वर्ड में उसके आंसर देने हैं, मैं तुम्हें ऑप्शंस नहीं दूंगी। प्रोकैरियोट से रिलेटेड रैपिड फायर हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, और चीटिंग करके जवाब नहीं देना, है ना। ठीक है भैया। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मीजोजोम जो है वो किस चीज का एक्सटेंशन होता है। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से में पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है वो थिक होती है, ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में। पेप्टिडोग्लाइकन थिक लेयर किस में मौजूद हो, ये दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में कितने मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन से बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। ये आपका चौथा सवाल है ना। पहले तो इनका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। लीजोसोम सबसे पहली चीज किस चीज का एक्सटेंशन आ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर किस में मौजूद होती है, ग्राम पॉजिटिव वाले में मौजूद होती है। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1, बहुत बढ़िया। और कौन से बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा के पास में नहीं होती। यानी कि बन रहे हैं क्वेश्चंस, हो जाएगा हमसे काम। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है, फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड व्हाट। फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद में स्लाइम लेयर किस चीज का प्रकार होता है। उसके बाद में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देने का काम किसका होता है। उसके बाद में प्लाज्मिड का शेप कैसा होता है। ये रहे क्वेश्चन। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, शाबाश। ओके, स्लाइम लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स का एक प्रकार होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देने का काम प्लाज्मिड का होता है। और प्लाज्मिड का शेप कैसा होता है, शेप कैसा होता है इसका, सर्कुलर होता है, क्योंकि नाम ही मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। तो इसका शेप कैसा होता है मेरे बच्चे, सर्कुलर शेप होता है। यानी कि अब मुझे बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर थोड़ा तुमको कंफ्यूजन क्लियर हुआ है, कॉन्फिडेंस आया है, क्लियर हुआ है, क्वेश्चंस हम लोगों ने एमसीक्यूज भी कर लिए हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए रैपिड फायर भी कर लिया है। थोड़ा क्लियर हो रहा है, दिमाग में चीज बैठ रही हैं। बढ़िया, शाबाश। अब जो टॉपिक मैं यहाँ पे उठा रही हूँ जिसका नाम है सेल डिवीजन, इसके ऊपर तुम स्टार लगा लेना बेटा। ये तुम्हें पूरे बायोलॉजी के सिलेबस में काम आएगा और ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ये कभी कभार कंफ्यूजिंग लगता है जब वो खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन वगैरह पढ़ के। आज अगर तुमने एक बार ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ में अगले 5 मिनट से 7 मिनट सुन लिया ना, तो तुम्हें ये कंसेप्ट तुम कभी भूल नहीं पाओगे बेटा। ये इतना प्यारा कंसेप्ट है और बहुत इजी कंसेप्ट है, बस समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इसको अब मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें समझाने वाली हूँ।
तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सेल डिविजन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा, बोला जाता है माइटोसिस, इसको एक सेकेंड थोड़ा सा और वाइडन करके इसको लिखते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस। अब इन दोनों को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। तुम्हारे हर एक सेल के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं भैया? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। 23 पेयर्स हैं, यानी कि दो सेट हैं तुम्हारे पास में क्रोमोसोम्स के। 23 का एक सेट, 23 का दूसरा सेट, इसी प्रकार से है। यानी कि जितने भी सेट मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसको बोला जाता है प्लॉइडी कितनी है सेल की, नंबर ऑफ सेट्स, यानी कि उतनी ही प्लॉइडी है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास में दो सेट हैं क्रोमोसोम्स के, यानी कि तुम्हारा सेल कैसा होगा? डिप्लॉइड। डाई यानी कि दो, प्लॉइडी यानी कि कितने सेट हैं। अगर तीन सेट हुए तो क्या बोलोगे? कि तुम्हारा सेल ट्रिप्लॉइड है। अगर बहुत सारे हुए तो तुम बोलोगे पॉलीप्लॉइड है। अगर सिर्फ एक ही सेट हुआ, सिर्फ एक सेट मौजूद हुआ, तो तुम उसको बोलोगे कि ये हैप्लॉइड है, ठीक है। तो प्लॉइड की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो आपके नॉर्मल सेल कैसे होते हैं भैया? 2n होते हैं। n यानी कि नंबर ऑफ सेट, ठीक है, n का नंबर ऑफ सेट। तो 2n यानी कि डिप्लॉइड। तुम्हारा नॉर्मल सेल कैसा होता है? ऐसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब यहीं से दोनों में यहाँ पे कहानी शुरू होती है। यहाँ पे भी एक 2n वाला डिप्लॉइड सेल है, यहाँ पे भी एक 2n वाला डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। माइटोसिस के बाद में रिजल्ट क्या आता है? इसके बाद में बनते हैं दो सेल, और दोनों कैसे बनते हैं? 2n और 2n वाले। अब भैया सही बात है ना, तुम्हारे शरीर में सेल का डिवीजन होगा तो जो नए सेल बनेंगे वो भी तो पुराने वाले जैसे ही बनेंगे, है ना। तुम कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हो तो तुम्हारे नए सेल जो कंटिन्यूअसली सेल की डिवीजन से बन रहे हैं वो बिल्कुल पुराने सेल जैसे बन रहे हैं। तो इसने भी डिवाइड होकर उसके जैसे सेल्स बनाए, है ना। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि क्या रिजल्ट आया? 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। इजी। तुम्हारे पूरे शरीर में यही चल रहा है, ठीक है भैया, इसी से तुम्हारी पूरी ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पे नंबर इक्वल है, यहाँ पे और यहाँ पे डॉटर्स में नंबर इक्वल है, इसीलिए इस डिवीजन को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इक्वल इक्वल नंबर है, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोला जाएगा, ठीक है। अगर मैम पूरे शरीर में यही हो रहा है तो फिर मियोसिस कहाँ हो रहा है, और मियोसिस क्या होता है? अब इस चीज को, तो मियोसिस में जो फाइनल हमारे पास में रिजल्ट आता है वो आता है 4 डॉटर सेल, और वो चारों की चारों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। 2n से अब n बन गया है, ये क्यों हुआ भैया? तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिजल्ट लिखो, रिजल्ट क्या आया? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है। इस डिवीजन को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे नंबर आधा हुआ है, रिड्यूस हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन है। लेकिन ये हुआ क्यों, और ये हमारे शरीर में कहाँ होता है, इस चीज को समझते हैं। चलो, तो अब क्या होता है कि तुम्हारे शरीर में गैमीट्स बनते हैं, जैसे मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में एग बनती है। जब स्पर्म और एग मीट करते हैं तब एक बच्चा बनता है ना, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है? उनको गैमीट्स बोला जाता है, स्पर्म और एग को गैमीट्स बोला जाता है, ठीक है। तो गैमीट्स में मैंने यहाँ लिख दिया स्पर्म और यहाँ लिख दिया एग, ठीक है भाई। अब स्पर्म जो है, अगर उसमें मैं मानूं कि नॉर्मल सेल जैसे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो और एग में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, अगर इन दोनों को फ्यूज करवाना है, ये दोनों जब मिलेंगे तभी बच्चा बनेगा भैया, ठीक है। इन दोनों को मिलाओ तो टोटल तो 4n बन जाएगा। तो ये क्या 4n वाला बच्चा बनेगा क्या? ये तो एकदम ही मैजिकल बच्चा बन गया है। ऐसा सिनेरियो तो होता नहीं है ना, ये तो नहीं होता है ना। बच्चा कैसा बनना चाहिए? बच्चा तो 2n वाला बनना चाहिए, नॉर्मल तो 2n ही होता है। अब अगर बच्चा तुम्हें 2n बनाना है तो यहाँ पे और यहाँ पे तो n ही होना चाहिए ना।
ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी n होना चाहिए और यहाँ पे भी n होना चाहिए। तब जाकर जब ये दोनों मिलेंगे तब 2n बन के नॉर्मल बच्चा यहाँ पे बनेगा। यानी कि गैमीट में नंबर आधा होना चाहिए। शरीर में सारे सेल तो 2n वाले हैं, तो नंबर आधा तो हमें करना पड़ेगा। तो नंबर आधा किया जाता है सिर्फ गैमीट बनाने के वक्त में। तुम्हारे पूरे शरीर में नॉर्मली सेल डिवीजन 2n से 2n बन रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गैमीट बनाने के वक्त पे नंबर को आधा करना पड़ता है, जिससे कि जब फ्यूज हो तब वो नॉर्मल बच्चा बनाए। इसीलिए मियोसिस कहाँ देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के वक्त पे, और कहीं भी नहीं। ओवरऑल ग्रोथ में क्या चल रहा होता है, माइटोसिस चल रहा होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, और ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। और इससे ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये पूरे बायो में कहीं ना कहीं आता रहेगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है? बहुत आसान सा कंसेप्ट नहीं लगा, इजी है, जबरदस्ती कंफ्यूज होते हैं। काव्या बच्चे, एबनॉर्मल चाइल्ड में जेनेटिक जो भी बीमारियां हैं ना, उनके बारे में हम जेनेटिक्स में कवर करेंगे और डिटेलिंग में कवर करेंगे। 2n से n कैसे होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा कैसे होता है, और वो पूरी जो डिटेलिंग प्रोसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस लेवल पे सिर्फ इतना ही पढ़ना है एंड वी आर फाइन। ओके, बढ़िया, इजी सा कंसेप्ट लगा है, बस इजी ही लगना चाहिए हम लोगों को, जबरदस्ती बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके जी, ओके, ये भी हो गया। और मैंने तुम लोगों को बोला था कि अगले 5 से 6 मिनट में मैं तुम्हें पूरा ये समझा दूंगी, और मैंने 5 से 6 मिनट में, एग्जैक्टली 6 मिनट में मैंने तुम्हें ये पूरा कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो आज पिटारा खोलें, और पिटारे में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो फीवर के बारे में मुझे तुम्हें बताना था, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज भी बतानी थी फीवर से रिलेटेड। ट्विंस के बारे में भी वर्षा हम लोग रीप्रो वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ना इतने छोटे से ड्यूरेशन में मैं नहीं बता पाऊंगी। ओके, हाँ जी। तो हम लोग बात करने वाले थे फीवर की। अब ये फीवर क्या है, ये क्यों आ रहा है, तो सबसे इजी टर्म्स में तुम्हें बता रही हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में हमें फीवर के बारे में वैसे ही पढ़ना है। तो फीवर आता है इसलिए क्योंकि जब भी कोई भी हमारे शरीर में ऐसा बैक्टीरिया या वायरस या फंगस कुछ भी ऐसा आता है ना, तो वो हमारे शरीर के तापमान में बढ़िया बैठा रहता है कि हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया, बॉडी टेम्परेचर तो एकदम बढ़िया है, ठीक है। लेकिन फिर हमारा शरीर बोलता है अरे ऐसे कैसे चले आ रहे हो भैया हमारे घर में, तो शरीर अपना तापमान बढ़ाना शुरू करता है कि चला के भस्म कर देंगे इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस या फंगस को। तो शरीर अपना तापमान बढ़ाता है जिससे कि वो पैथोजन जल के भस्म हो जाए। तो फीवर आना तो एक अच्छी बात है, फीवर तो ये दर्शा रहा है कि तुम्हारा शरीर एक्टिवली लड़ रहा है। तो फिर हम क्यों लेते हैं वो प्यारी सीटामोल, वो डोलो 650। हर इंडियन घर में तुम्हें कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो हर बात पे दवाइयां देने के लिए एकदम तैयार रहता है कि हम डॉक्टर, हम डॉक्टर, है ना, ये लो पैरासीटामोल खा लो बेटा, ये लो एस्पिरिन खा लो बेटा, ये लो डिस्प्रिन खा लो बेटा, है ना। तो वही जो प्यारी सीटामोल है ना, पैरासीटामोल, वो हम ले कि नहीं ले भैया, फीवर तो अच्छी चीज है, शरीर हमारा लड़ रहा है, हम जबरदस्ती क्यों पैरासीटामोल लें। तो बेटा कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे शरीर में इतना ज्यादा वीकनेस आ जाती है कि हम काम नहीं कर पाते हमारे दिन भर के। अब इसीलिए बचने के लिए कि हम लोग थोड़ा बहुत काम कर पाए, इसीलिए हम पैरासीटामोल लेते हैं कि फीवर थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, इतना ज्यादा ना हो कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाए। पैरासीटामोल जैसी जो दवाइयां होती हैं जो फीवर को कम करती हैं, उनको एंटीपायरेटिक्स बोला जाता है। पायर का मतलब होता है फायर, है ना। तो एंटीपायरेटिक्स दी जाती हैं। तो ये पैरासीटामोल का काम हो गया। अब बात आ जाती है कि फीवर हम यहीं 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 क्यों नापते हैं भैया, हैं, क्यों यहीं, क्यों, सोचा है कभी? हाँ, क्यों ऐसा होता है बताओ। यहाँ ही क्यों नापा जाता है बुखार, जानना चाहती हूँ मैं, कुछ तो होगी तुम्हारी थ्योरी। हमेशा ऐसे ही क्यों करते हो, देखते हुए आए मैम, पुश्तों से यही चल रहा है, हम भी यही कर लेते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना। बताओ, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। थिन स्किन, नहीं, गलत।
एक दो जवाब मेरे पास में सही। हाँ जी। तो क्या होता है, जो तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी कर रही है ना, एक्चुअल में तुम्हारा शरीर का तापमान बढ़ने का मतलब होता है तुम्हारे खून का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है। तो तुम्हारे जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जो खून को लेकर भाग रही होती है, वो बहुत नजदीक होती हैं इन जगहों पे। यहाँ पे तुमको इतनी क्लैरिटी से तुम्हारे पूरे के पूरी वेसल्स दिख रही हैं, है ना। यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हारी जो वेसल्स हैं वो तुम्हारी स्किन के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, इसीलिए डायरेक्ट तुम ब्लड के तापमान को यहाँ से फील कर सकते हो, इसीलिए फीवर हम यहाँ से फील करते हैं। अब बात ये आ जाती है कि ठंडे पानी की जो पट्टियां रखी जाती हैं, वो भी इसीलिए यहीं रखी जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुमने बस उसको यहाँ रख दी ठंडे पानी की पट्टी, नहीं, बार बार सर पे रखी जाती है, तलवे पे रखी जाती है ना। ठंडे पानी की पट्टी, अब इसके बारे में कुछ सीखो। कभी भी ऐसा मत कर देना कि भैया ठंडे पानी की पट्टी रखने की जगह मैम हम तो सीधे जाकर ना बर्फ घिस देते हैं, सीधे बर्फ घिसो और फीवर एकदम सही हो जाएगा भाई, अपना एकदम सही हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसा मत करना कभी भी। ठीक है, क्योंकि जो ठंडे पानी की पट्टी होती है ना, वो एकदम बहुत आइस कोल्ड पानी नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एकदम ठंडे पानी की पट्टियां रखोगे ना तो तुम्हारी वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ जाएंगी और वो उस तापमान को अपने अंदर पैक कर लेंगी, जिसके चलते फीवर कम नहीं होगा, ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए एकदम बर्फीले पानी से नहीं, थोड़ा सा हल्का सा उससे गर्म हो, थोड़ा सा चिल्ड पानी ही लेना है, लेकिन एकदम बर्फ जितना चिल्ड पानी कभी भी इस्तेमाल मत करना। इस चीज को आज नोट कर लो, ये तुम्हारे लिए एक नई सीख है आज बायो की क्लास में। ठीक है। ओके बच्चे, ये चीज को हम ध्यान रखेंगे कि एकदम ठंडे पानी का वैसे इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये था आज के पिटारे में। और कुछ जानना चाहते हो? हाँ जी। तो जरा एक और चीज देख लेते हैं पिटारे में, जो आज मैं सच में लेकर आई थी तुम्हारे लिए। वो तो फीवर की बात आज क्लास के स्टार्टिंग में चली थी, तो मैं बता देती हूँ। एक और चीज बताती हूँ, और किसी भी चीज के आगे आइटिस क्यों लगाया जाता है? कब लगाया जाता है मैम, हमें तो नहीं पता। टॉन्सिलाइटिस, साइन्यूसाइटिस, मैंने बोला था ना। जैसे अपन बोलते हैं कि मैम साइनस हो गया है, या टॉन्सिल्स हो गए हैं, टॉन्सिल्स, गले में कुछ खा नहीं पा रहे हैं, कुछ भी निगल रहे हैं तो यहाँ पे गले में दुख रहा है, टॉन्सिल्स हो गए हैं। बेटा टॉन्सिल्स तुम्हारे गले में ऑलरेडी मौजूद हैं, टॉन्सिल्स हो गए हैं, क्या होता है? तो यहाँ पे आइटिस, टॉन्सिलाइटिस होता है वो एक्चुअल में, साइन्यूसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस। आइटिस क्यों लगता है? तो आइटिस का मतलब होता है सूजन आना। आइटिस बेसिकली इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन क्यों आता है ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ेंगे, है ना। तो जब भी अगली बार तुम्हें यहाँ पे गर्दन में दर्द होना, तो वो क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस होता है। यानी कि जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, वो एक प्रकार के लिम्फ नोड्स होते हैं, उनमें सूजन इतनी ज्यादा आ जाती है कि जगह नहीं बचती खाना या पानी जाने की, तो इसीलिए दर्द होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये इन्फ्लामेशन होता है। अब इन्फ्लामेशन को अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में देंगे ना, तो चार चीजें इससे एसोसिएटेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे इमेजिन करो कि तुम्हारे भाई बहन ने तुम्हें खरोंच दिया। अब उस खरोंच वाली जगह पे क्या क्या होगा? वो लाल पड़ जाएगा वो हिस्सा, हल्का सा गर्म पड़ जाता है, सूजन आ जाएगी वहां पे, दर्द होगा वहां पे। तो ये चार फीचर्स होते हैं इन्फ्लामेशन। र्यूबर, कैलर, डोलर, ट्यूमर। र्यूबर यानी कि रेडनेस आ जाना, कैलर यानी कि हीट की यूनिट होती है ना कैलोरी, तो टेम्परेचर, तापमान हल्का सा बढ़ जाना। ट्यूमर यानी कि सूजन आ जाना। डोलर यानी कि पेन, डोलो लेते हैं ना, डोलो, पेन से रिलीफ, डोलर। ठीक है। तो र्यूबर, कैलर, ट्यूमर, डोलर, ये चार चीजें होती हैं जो सूजन को डिफाइन करती हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में। तो यही चार चीजें होती हैं, इसीलिए आप हर चीज के आगे आइटिस लगा देते हैं। ओके बच्चे, ठीक है। तो अब लीडर बोर्ड देखते हैं। नमन, यशी, प्रिंसी, अनीश, सचिन, हर्ष, आयुष्मान। नाम लिखोगे तो बेटर रहेगा, विश्वा और ओम। 6 on 6 सही है, विद द लीस्ट एवरेज टाइम बीइंग 1.10 सेकेंड्स। शाबाश। ठीक है बच्चे। ओके, तो आई होप कि आज की क्लास में आपको सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी डिटेल में क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं, तुमसे बन जाते हैं क्वेश्चन, जबरदस्ती रोते रहते हो कि हाय राम कैसे याद होगा, तौबा तौबा कैसे याद होगा। सब तो आ जाता है तुम्हें, क्वेश्चंस आते हैं तुम सब कर लेते हो, जबरदस्ती का रोना मचा के रखते हो। इतने होशियार हो, इतना दिमाग है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो भैया। जो करते हो तभी अच्छे आंसर। आई नो, आई नो। करते तो हो तुम लोग मेहनत, ऐसा तो नहीं है, काम चोर तो नहीं हो तुम में से कम 60-70% बच्चे तो बहुत अच्छे हैं बैच में। ये चीज़ तो मैंने नोट
ठीक है, चलिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। यानी कि अपने शरीर का ध्यान रखोगे तभी ये जो दिमाग है ना तुम्हारी अच्छी तरह से चल के तुम्हारी मदद करेगा। ओके, तो शरीर को थोड़ा सा अच्छे से रखो, शरीर का ध्यान रखो, मम्मी के हाथ का बना हुआ टेस्टी बढ़िया हेल्दी खाना खाओ। तुम्हें वैल्यू नहीं है मम्मी के हाथ के खाने की, मैं तरसती हूँ मम्मी के हाथ का खाना मिल जाए। साल में एक दो बार जा पा रही हूँ मैं गलती से भी, वो भी कैसे पता नहीं। तो मम्मी के हाथ के खाने की वैल्यू करो, हाथ का खाना बढ़िया खाओ, हेल्दी रहो, है ना, और अपना ध्यान रखो एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।